हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 12th BA का ये 7th चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। व्यावसायिक इकाई निश्चित ध्येय प्राप्ति के लिए स्थापित की जाती है। यह ध्येय दीर्घ समय के या अल्प समय के हो सकते हैं। ध्येय प्राप्ति के लिए विविध प्रवृत्तियों का आयोजन किया जाता है। आयोजन लागू करने के लिए व्यवस्था तंत्र की रचना की जाती है। इकाई की योजनाएं चाहे कितनी सावधानीपूर्वक निर्मित की गई हो और उसके लिए इकाई ने आदर्श व्यवस्था तंत्र की रचना की हो, फिर भी विविध योजनाओं को लागू करते समय अवरोध और कठिनाइयां सर्जित होती है। इन प्रतिबल को दूर करके योजना के अनुसार कार्य को यह देखने का कार्य नियंत्रण का है। नियंत्रण योजनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्मचारियों की प्रवृत्ति की जांच करने की और भूलें सुधारने की प्रक्रिया है। तो आपको पता ही होगा कि नियंत्रण किसे कहते हैं कि कभी भी आप कोई भी काम करते हो, अगर अति कर देते हो तो आपको रोक टोक की जाती है, या फिर गलत करते हो तो उसको सुधारने के लिए आपको रोक दिया जाता है। तो उसे ही क्या कहा जाता है? नियंत्रण। ठीक इसी प्रकार से व्यावसायिक इकाइयों में अगर आयोजन किया गया है और आयोजन के अनुसार यदि कार्य नहीं हो रहा है या आयोजन के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह जांचने के लिए ही नियंत्रण की प्रक्रिया की जाती है। अब हम देखते हैं नियंत्रण। तो नियंत्रण में संचालन प्रक्रिया में क्रम की दृष्टि से सबसे पहले आयोजन का कार्य पहला है और नियंत्रण उसके बाद का कार्य है, मतलब कि अंतिम कार्य है। संक्षेप में आयोजन संचालन प्रक्रिया का प्रथम सोपान है और नियंत्रण अंतिम सोपान है। आयोजन अनुसार कार्य निश्चित हो, व्यवस्था तंत्र में इस अनुसार अधिकार और दायित्व सौंपे जाए। इस प्रकार कार्य के प्रारंभ से ही नियंत्रण का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। संचालन में होते कार्यों की प्रगति आयोजन में निश्चित किए गए मापदंडों के साथ उनकी तुलना तथा आने वाले विचलनों की जानकारी प्राप्त करने का कार्य नियंत्रण करता है। ऐसे विचलनों की सूचना प्राप्त करके उनको दूर करने और सुधारात्मक उपाय करने का कार्य भी नियंत्रण का है। अभी हम देखते हैं कि नियंत्रण का अर्थ क्या होता है। सामान्य अर्थ में नियंत्रण अर्थात इकाई में कौन से कार्य हो रहे हैं यह निश्चित करना, किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक है तो उनमें सुधार करना, या फिर जिससे योजना के अनुसार कार्य हो। आयोजन ध्येय निर्धारित करता है और नियंत्रण उसे प्रभावशाली बनाता है। प्रोफेसर हेनरी फेयल के अनुसार व्यावसायिक इकाई में सब कुछ निर्धारित योजना के अनुसार, दी गई सूचना के अनुसार और स्थापित सिद्धांतों के अनुसार हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करने का समावेश नियंत्रण में होता है। इसका उद्देश्य दुर्बलताओं और जो कमियां होती है, मतलब कि त्रुटियों को ढूंढने का है, जिससे इनको सुधारा जा सके और फिर से होने से रोका जा सके। मतलब जो भी गलतियां हो रही है उन्हें फिर से दोहराया न जाए, इस बात का ध्यान इसमें रखा जाता है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार नियंत्रण अर्थात प्रयत्न और परिणाम, साधन और उद्देश्य के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य है। संक्षेप में पूर्व निर्धारित स्तरों के अनुरूप होते रहे इस प्रकार से प्रवृत्तियों का नियमन करना नियंत्रण का हृदय है। अभी आप नियंत्रण का अर्थ अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अभी हम इसके लक्षण देखेंगे। पहला लक्षण है नियंत्रण का आयोजन के साथ संबंध। आयोजन और नियंत्रण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आयोजन योजना निर्माण करने का कार्य करता है और नियंत्रण योजना के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, इसे देखने का कार्य करता है। इसलिए आयोजन और नियंत्रण जुड़वा बालकों, मतलब कि जुड़वा बच्चों के समान है। आयोजन के बिना नियंत्रण असंभव है। मतलब यदि आयोजन किया ही नहीं गया है तो नियंत्रण नहीं किया जा सकता। आगे देखो, सेकंड है प्रत्येक स्तर का कार्य। नियंत्रण का कार्य संचालन के प्रत्येक स्तर पर होता है। यह किसी एक विभाग
या अनुभाग तक सीमित नहीं है। संचालन के प्रत्येक स्तर में अधिकारियों या पदाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों या कर्मचारियों का नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण की मात्रा में कमी वृद्धि या संचालन के स्तर पर आधारित होती है। तीसरा देखेंगे, यह प्रक्रिया कैसी है? सतत प्रक्रिया है। इकाई की प्रवृत्तियों पर एक बार नियंत्रण करने के पश्चात सदैव के लिए सभी आयोजन के अनुसार होगा, ऐसा मानना भूल है। वास्तव में प्रत्येक कर्मचारी की प्रवृत्तियों पर निरंतर देखरेख करके विचलनों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। गुणवत्ता बनाए रखने का अंकुश तथा खर्च पर अंकुश, ये महत्व की निरंतर प्रवृत्तियाँ हैं। देखिए, यह कार्य कैसा है? सतत चलने वाले कार्य है। अब नियंत्रण यदि बीच में रोक दिया जाए तो इससे क्या होगा कि जो गलतियां हो रही है या कर्मचारियों के द्वारा जो भूलें हो रही है वह बार बार रिपीट हो सकती है, जिससे इकाई को नुकसान होगा। इसलिए यह प्रक्रिया कैसे है? सतत चलने वाली प्रक्रिया है। संचालन का अगला है संचालन का अंतिम कार्य। संचालन में आयोजन द्वारा इकाई के उद्देश्य निश्चित किए जाए, व्यवस्था तंत्र द्वारा उनको लागू किया जाए, कर्मचारी व्यवस्था भी की रचना करके उनको मार्गदर्शन दिया जाए। तत्पश्चात नियंत्रण की कार्यवाही प्रारंभ होती है, अर्थात संचालन के सभी कार्य नियंत्रण से पहले किए जाए, यह आवश्यक है। नियंत्रण का कार्य नियमन करने का है, जो इकाई की प्रवृत्तियाँ कार्यरत होने के पश्चात ही प्रारंभ होता है। इसीलिए नियंत्रण संचालन का अंतिम कार्य है। अगला देखते हैं, भविष्य के साथ संबंध। आयोजन का संबंध भविष्य के साथ होता है। संचालन भूतकाल को नियमित नहीं कर सकते हैं, वे भूतकाल की घटनाओं का अवलोकन करके उसका मूल्यांकन करते हैं, जिससे उसका लाभ भविष्य में प्राप्त हो सके। नियंत्रण का उद्देश्य ही भूतकाल में हुई भूलें, दुरुपयोग और नुकसान जैसी भविष्य में न हो, इसकी सावधानी रखना है। नियंत्रण भावी सुधार का विचार है। अब नियंत्रण क्यों किया जाता है? ताकि जो गत वर्षों में या भूतकाल में जो भी भूलें हुई है, जो भी वस्तुओं का या समय का दुरुपयोग हुआ है या फिर जिस भी प्रकार का नुकसान हुआ है, तो ये न हो आने वाले समय में, मतलब भविष्य में इस प्रकार का कोई नुकसान न हो और इकाई निरंतर लाभ की दिशा में आगे बढ़ती रहे। इसलिए नियंत्रण क्या कार्य करता है? भावी सुधार का कार्य करता है। अगला देखेंगे, रचनात्मक प्रवृत्ति। नियंत्रण का सामान्य अर्थ इस प्रकार लिया जाता है कि जिससे कर्मचारी की कार्य स्वतंत्रता का हनन किया जाता है। यथार्थ में यह मान्यता कैसी है? गलत है। वास्तव में कर्मचारी अपने कार्य आयोजन के अनुसार करे, यह देखना और उसके अनुसार मार्गदर्शन देने का कार्य नियंत्रण का है। इसलिए नियंत्रण निषेधात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक है। नियंत्रण होती भूलों को सुधारता है और फिर से न हो ऐसे उपाय लेना है। इस प्रकार नियंत्रण रचनात्मक प्रवृत्ति है। आगे देखते हैं, आंतरिक प्रक्रिया। नियंत्रण आंतरिक प्रक्रिया है। आंतरिक प्रक्रिया मतलब इकाई के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। इकाई की विविध प्रक्रियाएं जैसे कि उत्पादन, विक्रय, क्रय, वित्तीय बातें, वित्त, हिसाब तथा कर्मचारियों की कार्य पद्धति के साथ नियंत्रण की पद्धति को बुन लिया जाता है, जिसके कारण इन कार्यों पर अंकुश रखा जा सकता है। जबकि बाह्य प्रक्रियाएं जैसे कि सरकार की नीति में परिवर्तन, तेजी, मंदी की स्थिति, लोगों की मनोवृत्तियों में के परिवर्तनों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि देखिए, जो भी प्रक्रिया किसी घर में यदि कोई कार्य हो रहा है तो घर के अंदर यदि किसी प्रकार की गलतियां हो रही है या उस कार्य में यदि रुकावट आ रही है तो उसको सुधारा जा सकता है। घर के बाहर यदि हो रही है तो उसे कोई रोक सकता है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार इकाई के अंदर यदि किसी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया हो रही है तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन बाहर नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट देखेंगे, गतिशील प्रक्रिया। नियंत्रण का कार्य आयोजन के साथ जुड़ा होता है। आयोजन और अंदाज पर आधारित
सुझाई गई बौद्धिक प्रक्रिया है। अलग अलग परिबलों के अनुसार बदले उसके अनुसार आयोजन के लक्ष्यांकों में परिवर्तन हो और उसके अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया में भी शीघ्रता से परिवर्तन किया जाता है। अब यह प्रक्रिया कैसी है? गतिशील है कि उसमें यदि किसी प्रकार का परिवर्तन करने की ज़रूरत है तो उसमें तुरंत परिवर्तन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिलक्षी प्रवृत्ति। नियंत्रण व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों के लिए और व्यक्तियों की प्रवृत्ति सुधारने के लिए की जाती है प्रवृत्ति है। इसके केंद्र में व्यक्ति है। नियंत्रण कर्मचारियों द्वारा कर्मचारियों का किया जाता है। प्रत्येक प्रवृत्तियाँ तथा कार्य कर्मचारियों द्वारा ही किए जाते हैं। जो भूलें तथा विचलन मिलते हैं वो भी व्यक्ति से ही होती है। इस तरह अंकुश एक व्यक्तिलक्षी प्रवृत्ति है। अगला देखते हैं, नियंत्रण औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। इकाई में व्यवस्था तंत्र और उत्पादन प्रवृत्ति के संदर्भ में नियंत्रण की व्यवस्था औपचारिक स्वरूप में स्थापित की जाती है, परंतु समय बीतने पर इकाई में अनौपचारिक स्वरूप की नियंत्रण व्यवस्था भी विकसित होती है। ऐसी अनौपचारिक नियंत्रण व्यवस्था कई बार अधिक प्रभावशाली सिद्ध होती है। अभी हम देखते हैं नियंत्रण के महत्व। नियंत्रण संचालन का महत्वपूर्ण सोपान है। संचालन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण के बिना औद्योगिक इकाई सारथी बिना रथ जैसी मानी जाती है। मतलब रथ को यदि चलाना है तो उसके लिए सारथी की आवश्यकता होगी ही। ठीक उसी प्रकार इकाई को यदि निरंतर आगे चलाना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? नियंत्रण की आवश्यकता होगी। इकाई की सभी प्रवृत्तियाँ निश्चित की गई योजनाओं, दी गई सूचनाओं और निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार ही हो रही है या नहीं, इसकी जांच करने का कार्य नियंत्रण के द्वारा किया जाता है। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है भूतकाल में हुई भूलें और कमियों को ढूंढकर उसका पुनरावर्तन न हो यह प्रयत्न करना। अब महत्व में हम इसका पहला महत्व देखते हैं। पहला है लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। नियंत्रण द्वारा इकाई में हुई भूलों और कमियों को खोजकर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। हम तो पढ़ाने में नहीं जाते, जिस कारण योजनाओं के अनुसार सभी प्रवृत्तियाँ आगे बढ़ती है, जिससे लक्ष्य प्राप्ति का कार्य सरल हो जाता है। सेकंड है प्रवृत्तियों पर नियंत्रण। व्यावसायिक इकाई की विविध प्रवृत्तियों और कार्य विस्तारों जैसे कि उत्पादन, विक्रय, कर्मचारी, वित्तीय गुणवत्ता आदि पर नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा है आयोजन प्रभावशाली होता है। निष्णातों के मतानुसार आयोजन मार्ग निश्चित करता है, जबकि नियंत्रण उस मार्ग में हुई प्रवृत्तियों के विचलनों की जांच करके उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। इस प्रकार नियंत्रण द्वारा आयोजन के लक्ष्यांकों की प्राप्ति होने से आयोजन सफल होता है। नेक्स्ट है प्रवृत्तियों के मध्य संकलन। व्यावसायिक इकाई की अलग अलग प्रवृत्तियों के बीच संकलन साधने में नियंत्रण प्रक्रिया सहायक होती है। नियंत्रण के कारण ही इकाई की सभी प्रवृत्तियों के मध्य संकलन सिद्ध होता है। नेक्स्ट है कार्य का मूल्यांकन, मतलब कि कार्य की जांच। इकाई में पूर्व निर्धारित मापदंड या प्रमाणों द्वारा वास्तविक परिणाम को मापा जा सकता है और कार्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। छठा है विचलनों को दूर करता है। नियंत्रण सुधार लक्ष्य कार्य है। इसके द्वारा प्रवृत्तियों में विद्यमान विचलनों की जांच की जाती है और उसके कारण खोजकर सुधारात्मक उपाय इसमें किए जाते हैं, जिससे विचलनों की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट है अधिकार सौंपने के लिए आवश्यक। अधिकार सौंपने के लिए नियंत्रण जरूरी है। कर्मचारी को कार्य सौंपने के पश्चात उनकी देखरेख करने का कार्य उसके उच्च अधिकारी का होता है। उच्च अधिकारी अधिकार सौंप सकता है परंतु उत्तरदायित्व को नहीं सौंप सकता है। अगला है भूलों की खोज।
नियंत्रण में अधीनस्थों या कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, उसके कार्य की देखरेख की जाती है। परिणाम स्वरूप नियंत्रण द्वारा उनकी भूलों, कठिनाइयों, त्रुटियों और विचलनों को खोजकर दूर किया जाता है, जिससे भविष्य में इनका पुनरावर्तन टाला जा सकता है। अगला है दीर्घकाल का आयोजन। दीर्घकाल की योजनाओं के निर्माण में नियंत्रण सहायक होता है। नियंत्रण प्रक्रिया के कारण इकाई की वर्तमान प्रवृत्ति के संबंध में जो जानकारी प्राप्त होती है, इसके आधार पर दीर्घ समय के अनुसार किए जा सकते हैं। अगला है मार्गदर्शन में सहायक। नियंत्रण द्वारा मार्गदर्शन का कार्य सरल हो जाता है। नियंत्रण कर्मचारियों की देखरेख करता है, उनको होने वाली कठिनाइयों को जानना और उनको कार्य के लिए मार्गदर्शन और निर्देश देता है, जिससे निर्धारित पद्धति से प्रत्येक प्रवृत्ति होती है। अगला है कार्यक्षमता का बैरोमीटर। व्यावसायिक इकाई में अंकुश का कार्य जितना निश्चित होगा, उतनी ही संचालन की कार्यक्षमता अधिक होगी। इसीलिए अंकुश को संचालन की कार्यक्षमता मापने का बैरोमीटर कहा जाता है। अब हम देखते हैं आयोजन और नियंत्रण के बीच संबंध। आयोजन अर्थात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्मित किया गया बुद्धिपूर्वक सूचित कार्यक्रम। आयोजन भविष्य में की जाने वाली प्रवृत्तियों के ध्येय का स्पष्टीकरण करता है और इस ध्येय की प्राप्ति के लिए कौन सी प्रवृत्तियाँ करनी पड़ेगी, कब और कितने समय में पूर्ण करनी पड़ेगी, इसके लिए कौन से साधनों की आवश्यकता होगी, इस संबंध में रूपरेखा या योजना है। जबकि नियंत्रण व्यावसायिक इकाई के आयोजन अनुसार दी गई सूचना अनुसार और स्थापित मापदंडों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करके यदि विचलन का पता चले तो सुधारात्मक उपाय करने की प्रक्रिया है। जहां आयोजन होता है वहां नियंत्रण अनिवार्य है और जहां नियंत्रण हो वहां पूर्व आयोजन होता है। इसलिए आयोजन और नियंत्रण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब एक सिक्के के ये दोनों पहलू हैं। क्योंकि आयोजन किया जाता है तो आयोजन के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने का कार्य किसका है? नियंत्रण का। और यदि उसके अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, मतलब यदि उसमें कोई गलतियां हो रही है तो उसको सुधारा जा सकता है। अगला है आयोजन और नियंत्रण एक सिक्के के दो पहलू हैं। आयोजन और नियंत्रण संचालन में परस्पर आधारित महत्वपूर्ण कार्य है। आयोजन की सफलता का आधार नियंत्रण है। नियंत्रण के द्वारा प्रवृत्तियों में रह गए विचलनों को खोजकर सुधारात्मक उपायों द्वारा उन्हें योग्य दिशा में ले जाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ नियंत्रण कार्य का अस्तित्व आयोजन के बिना संभव नहीं है, क्योंकि नियंत्रण के कार्य में आयोजन के लक्ष्यांकों की प्राप्ति हुई है या नहीं, इसकी जांच की जाती है। अर्थात यदि आयोजन नहीं किया हो तो नियंत्रण कार्य को कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है परिवर्तनों से सुरक्षा। आयोजन में जिन कार्यक्रमों का गठन किया जाता है उनका अमल आंतरिक एवं बाह्य परिबलों पर आधारित होता है। आंतरिक परिबलों को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि बाह्य तत्व जैसे कि सरकारी नीति, प्रतिस्पर्धा, तेजी, मंदी, कच्चे माल की कमी, लोगों की रुचि, फैशन में परिवर्तन आदि के लिए नियंत्रण आवश्यक होता है। बाह्य तत्वों को समझकर उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय करके आयोजन के अनुसार कार्य हो, यह देखने का कार्य नियंत्रण का होता है। इस प्रकार आयोजन और नियंत्रण परिवर्तनों के समक्ष रक्षण प्रदान करते हैं। मतलब कि वर्तमान में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, बाह्य परिवर्तनों के कारण, बाह्य परिबलों के कारण जो परिवर्तन
हो रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में नियंत्रण बनाए रखने का कार्य किया जाता है। अगला है नियंत्रण के लिए आयोजन पूर्व शर्त है। व्यावसायिक इकाई के लक्ष्य सिद्धि करने के लिए आयोजन योजनाओं का गठन आयोजन करता है। योजनाओं के अनुसार प्रवृत्ति हो रही है या नहीं यह देखने का कार्य नियंत्रण के द्वारा होता है। नियंत्रण कार्य में कार्य के परिणामों की तुलना आयोजन के मापदंडों के साथ की जाती है और विचलनों की जानकारी होने पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। इस प्रकार नियंत्रण के कार्य के लिए आयोजन पूर्व शर्त है। नेक्स्ट है आयोजन नियंत्रण का जन्मदाता है। आयोजन के कारण ही नियंत्रण कार्य का जन्म होता है। आयोजन में निश्चित की गई प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना होता है, इसलिए आयोजन के बिना नियंत्रण का कार्य अस्तित्व प्राप्त नहीं कर सकता है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखकर आयोजन को नियंत्रण के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से आयोजन और नियंत्रण के बीच संबंध है। अभी हम देखते हैं नियंत्रण प्रक्रिया के सोपान। नियंत्रण सर्वव्यापी और निरंतर चलती प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यावसायिक इकाई की विशेषता होती है, जिससे नियंत्रण करने की प्रक्रिया सभी इकाइयों के लिए एक समान नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी नियंत्रण करने की प्रक्रिया के कितने ही सोपान सामान्यतः प्रत्येक व्यावसायिक इकाई में हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया है। देखिए नियंत्रण प्रक्रिया के सोपान: मापदंडों की स्थापना, सूचना का संग्रह, कार्य का मापन, किए गए कार्य के स्थापित मापदंडों के साथ तुलना, सुधारात्मक उपाय। देखिए पहला दिया है मापदंडों की स्थापना। नियंत्रण की प्रक्रिया का प्रारंभ मापदंडों की स्थापना से होता है। मापदंड या मात्रा एक प्रकार का मापदंड है जिसके साथ किए गए कार्य की तुलना करके मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार नियंत्रण का आधार पूर्व निर्धारित स्तर है। निर्धारित स्तरों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं यह देखने का कार्य नियंत्रण का है। निर्धारित मापदंड संख्यात्मक या गुणात्मक हो सकते हैं। ये मापदंड जिनको पूर्ण करना है वे समझ सके ऐसे सरल होने चाहिए। इन मापदंडों में भौतिक लागत, आय, पूंजी आदि मात्राओं का समावेश होता है। इसके अलावा लाभ का लक्ष्यांक, उत्पादन का लक्ष्यांक, खर्च का लक्ष्यांक आदि हो सकते हैं। ऐसे लक्ष्यांक दीर्घ समय या अल्प समय के लिए तैयार किए जाते हैं। मापदंडों का चुनाव उच्च स्तर संचालन द्वारा किया जाता है। यह लक्ष्यांक कर्मचारियों को समझाए जाते हैं। कर्मचारी के आधार पर अपने कार्य का आयोजन प्राप्त करते हैं और इस मापदंड को बनाए रखने का सतत प्रयत्न करते हैं। सेकंड है सूचना का संग्रह। इस सोपान में किए गए कार्य और वास्तविक परिस्थिति संबंधी सूचना का संग्रह किया जाता है। सूचना संग्रह व्यक्तिगत निरीक्षण, मौखिक रिपोर्ट और लिखित रिपोर्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कार्य का मापन। पूर्व निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं जानने के लिए किए गए कार्यों का मापन आवश्यक है। इस प्रकार का मापन संख्यात्मक या गुणात्मक अथवा दोनों ही तरह से हो सकता है। नेक्स्ट है दिए गए कार्यों की स्थापित मापदंडों के साथ तुलना। नियंत्रण के इस सोपान में वास्तव में किए गए कार्यों या कामों की जानकारी एकत्र करने के पश्चात उसका स्थापित मापदंडों के साथ तुलना की जाती है। इसे तुलना करने से जाना जा सकता है कितने मापदंडों की प्राप्ति हुई और कितने मापदंडों की प्राप्ति नहीं हुई। अगला देखेंगे सुधारात्मक उपाय। सुधारात्मक उपाय नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। कार्य का मूल्यांकन करके स्थापित मापदंड के साथ तुलना की जाती है और विचलन ज्ञात हो तो उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय
किए जाते हैं। इसके लिए निम्न में से कोई भी एक योग्य उपाय किया जाता है। जैसे कि पहला है परिस्थिति में परिवर्तन न करना। स्थापित मापदंडों से तुलना करने के बाद प्राप्त विचलन यदि सामान्य हो तो वे स्वीकार कर लिए जाते हैं, अर्थात परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है परिस्थिति में परिवर्तन करके विचलनों को दूर करना। स्थापित मापदंडों और वास्तविक मापदंड के मध्य यदि बड़ा अंतर हो तो ऐसे अंतर या विचलन के उद्भव होने के कारण की जांच करके उसमें आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। तीसरा है मापदंडों में परिवर्तन करके नवीन मापदंडों की स्थापना। जब स्थापित मापदंडों को लगातार प्राप्त न किया जा सके तो इसका अर्थ होता है कि स्थापित मापदंड ऊंचे हैं और इनमें परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्थापित मापदंडों में आवश्यक परिवर्तन करके नवीन मापदंडों की स्थापना की जाती है। कई बार स्थापित मापदंडों से उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। जो मापदंडों को सुधार कर उच्च मापदंडों की स्थापना की जाती है। इस प्रकार नियंत्रण का कार्य मात्र विचलनों को ढूंढने का नहीं है, बल्कि इकाई के कार्यों को लक्ष्य प्राप्ति की ओर निर्देशित करने का है। मतलब कि जो विचलन ढूंढे गए हैं उनमें सुधार किया जाए। इसलिए नियंत्रण एक रचनात्मक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है।